हाय नमस्कार। सो एज वी वेट फॉर द काउंसलिंग टू स्टार्ट, और कर्नाटका का जैसे मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, सो इस तमिलनाडु। बट जो मेरे सुनने वाले हैं मोस्टली उसमें आई थिंक नन इज फ्रॉम तमिलनाडु, और तमिलनाडु का लोकल फॉर्म वही भरता है जो सीएम से वेल्लूर के लिए इच्छुक है। अदरवाइज तमिलनाडु के स्टेट प्राइवेट कॉलेज लेने की खैर खास गरज नॉर्थ इंडिया से हिंदी बेल्ट में नहीं होती है। तो देखिए, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि पीपल कम टू मी फॉर पेड काउंसलिंग सेशंस एंड समटाइम आई फील जब उनको समझाते हुए कि कोई ऐसी बात है जो आप सबसे शेयर कर सको वो कर रहा हूँ। सो कल समझ लीजिए एक हरियाणा डोमिसाइल के बच्चे से बात हो रही थी, लेट्स से विद EWS कैंडिडेट कैटेगरी, एग्जैक्ट नहीं बताता तो समझ लो 27,000 रैंक के आसपास ऑल इंडिया। अब वाई द पर्सन विल नीड गवर्नमेंट काउंसलिंग, क्योंकि आपने ये देख लिया कि लास्ट ईयर इसके नीचे ऑल इंडिया कट ऑफ में आपको सीट मिली हुई है। दैट मीन्स इंडिया के किसी कोने में कहीं ना कहीं तो सीट मिल जाएगी। लेकिन फिर आप क्लोजली उस चीज़ को देखते हो ना तो आपको रियलाइज़ होता है कि दिल्ली के जो आसपास के राज्य हैं उनमें तो उस रैंक पे सीट नहीं मिली। एंड वी ऑल वांट टू सेंड अवर किड्स क्लोज बाय, तो फिर क्या करें जी। और मैं तो जी आखिरी राउंड तक खरीदना ट्राई करना चाहता हूँ, करेंगे जी। लेकिन उस चक्कर में बच्चा आपका खाली भी रह सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ऑल इंडिया रैंक आई है, कैटेगरी रैंक आई है। पर आप जानते ही हैं अदर दैन फ्यू एम्स, BHU, AMU, सारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें 85% सीटें तो स्टेट के बच्चे के लिए होती है ना। विच मीन्स एक तो वो फैक्ट हम सब जानते हैं कि वही स्टेट जहाँ पर मेडिकल कॉलेज ज़्यादा हैं, बच्चे कम है, लाइक हिमाचल प्रदेश, उसकी कट ऑफ बहुत नीचे चलती है फॉर दिस 85% सीट्स। 15% की बात अलग है, 85 की अलग है। दिल्ली में बहुत ऊपर चलती है इवन फॉर दिस 85% सीट्स, बिकॉज दिल्ली इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। तो दिल्ली में जो दिल्ली का भी डोमिसाइल होगा उसको भी 20,000 रैंक पर भी दिल्ली के अंदर मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं मिलता। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर यूआर का बच्चा है तो राइट। वही हिमाचल में 50,000 रुपये भी आराम से मिलता है, बिकॉज हिमाचल में बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन अभी वापस से हरियाणा के एग्जाम्पल पे आते हैं। अभी मुझे ऑल इंडिया रैंक तो पता है 27,000, पर मुझे ये नहीं पता मेरी हरियाणा रैंक कितनी है, क्योंकि वो जो 85% सीटें हैं वो तो हरियाणा के बच्चों के लिए हैं और अभी कुछ नहीं पता मुझे। ये हो सकता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल मेरे ऊपर वाले हरियाणा के बच्चे अगर 15% भी कम हो गए, हो सकता है ना कि अभी तो हमें तो ऑल इंडिया मेरिट पता है ना, पर क्या पता इस बार शायद तमिलनाडु के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है या महाराष्ट्र के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें सीट मिल जाएगी हरियाणा में। और ये भी हो सकता है कि कोई 23,000 रैंक वाला जिसको आराम से लास्ट ईयर सीट मिली है, हरियाणा मेरिट इस बार इतनी ऊपर चली जाए क्योंकि हरियाणा के ज़्यादा बच्चों ने मेहनत कर ली। और ये जो टॉप के 23,000 बच्चे हैं उसमें अगर पिछले साल 2,000 बच्चे हरियाणा के थे, इस बार सब लोग 2,500 हो गए तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। सो ये आपकी स्टेट में क्या रैंक है, क्योंकि ना धीरे धीरे करके हर स्टेट की एक स्टेट मेरिट लिस्ट भी निकलती है। हरियाणा नहीं निकालता बाई चांस, मोस्ट ऑफ द स्टेट नहीं निकालता, यूपी निकालता है जो भी फॉर्म भरता है। पर यूपी बीइंग ओपन स्टेट आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस नंबर का बच्चा है वो यूपी वाला है कि बाहर वाला है। बट हाँ, आप ये मान के सच चल सकते हो कि इस साल के संदर्भ में कि 50+ वाला है तो शायद वो यूपी वाला ही होगा, कि बाहर वाला क्यों ही भरेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए एक्सेट्रा, अदर देन फिर शारदा के जो फैंस हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने के अलावा लेकिन जब रिज़ल्ट्स आ जाते हैं स्पेशली राउंड 2 तक, और आप जानते हैं कि अब राउंड 3 मॉप अप नहीं है, राउंड 3 है, विच मीन्स जो मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेजेस में राउंड 2 से ही बहुत सीरियस हो जाता है मामला, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होते हैं। बट सरकारी में आपको पता है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नॉमिनल्स है, मतलब यूपी में आप 30,000 रुपये देंगे या MCC में आप 11,000 रुपये देंगे, जिसमें 10,000 रुपये होगा डिपॉजिट। तो पीपल जिनको सरकारी सीट मिल रही है दे आर हैप्पी टू फॉरगो दैट। तो सेकेंड राउंड में भी थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना टाइम पास करते हैं। राउंड 2 पहले ऑल इंडिया भर लेंगे, देखते हैं क्या सीट अलॉट हुई है, शायद ज्वाइन भी कराएंगे, फिर अपना स्टेट का देखेंगे और स्टेट में उनको अच्छा कॉलेज मिल गया तो जाके ऑल इंडिया से विड्रॉ कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आती है ऑल इंडिया की राउंड 3 की, जिसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स, जिसमें रियल वैकेंसी भी होती है, वर्चुअल भी वैकेंसी होती है, जो लोग अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो एक पढ़ा लिखा काउंसलर्स होते हैं, या जब हम कहते हैं ना कि हमारा सरकारी कॉलेज का पैकेज लो, मोस्टली वो इन बच्चों के लिए होता है जो राउंड 2 के बाद फैसला करना है हमें कि हमें स्टेट की वेट करनी है राउंड 3 तक या ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में चले जाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट जो कह लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आती है वो तब आती है। सिमिलरली आप ये भी मान के चलिए कि ना हड़बड़ी मत कीजिए कि मैं पहले 2 राउंड में सारी सीटें भर लूँ। आप वही भरिए जो आप लेना चाहते हैं,
स्पेशली ऑल इंडिया कोटा में। बिकॉज ये भी रूल होता है कि अगर आपको पहले 3 राउंड में किसी जगह पर सीट एलोकेट हुई है तो जनरली आप उस काउंसलिंग के स्ट्रे में नहीं बैठ सकते। जैसे यूपी के लोकल बच्चे उन्हें अगर पहले वो नीचे वाला कॉलेज मिल गया, अब वो स्ट्रे का वेट करना चाहते हैं तो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ऑफ कोर्स जैसे हरियाणा में तो जो भी मिल जाएगा बच्चा जाना चाहेगा, तो आपने सारे भर दिए। बट ऑल इंडिया कोटा में सारे मत भरिए, स्पेशली शुरू में। अगर आप 20-22 हज़ार वाली रैंक में, क्योंकि कोई ना कोई कॉलेज आपको राउंड 3 में मिल जाएगा, वही वाला जो आपको फ़िलहाल वैसे ही मिल जाता। लेकिन अगर आपने अभी भर दिया और आप बाहर हो गए तो समटाइम राउंड 2 तो मैंने बोला सबसे क्रिटिकल है, एंड देन फिर राउंड 3 में देख कर भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। दैट मीन्स हमने ऑल इंडिया में राउंड 3 भरा, देखा क्या सीट मिली, एंड देन वी कैन एक्चुअली डिसाइड कि स्टेट के राउंड 3 में जाए ना जाए। ये भी डेट्स का हेल्प हो जाती है कि ऑल इंडिया का राउंड 3 का रिज़ल्ट की रिपोर्टिंग लास्ट डेट और आपके स्टेट का राउंड 3 का रिज़ल्ट पहले आ जाता है, ताकि अब दोनों आपके पास में रिज़ल्ट्स होते हैं, यू कैन सी कि मैंने कहाँ ज्वाइन करना है। ये सब ना कॉम्प्लिकेशंस मैनेज करनी होती हैं। या फिर ऑफ कोर्स मैं कहूँगा आसान काम ये है कि जिसकी 3000-4000 रैंक है वो ये डिस्कस करता है सर कौन सा कॉलेज ऊपर भरे, कौन सा कॉलेज नीचे भरे, क्योंकि उसको तो पहले ही इंडिया के टॉप 50 मिलने वाले हैं। आई थिंक वो अपना काम अक्सर लोग कर सकते हैं। लेकिन जो पहली कॉम्प्लिकेशन है ना, दैट इज़ द बिगर कॉम्प्लिकेशन। तो जब आप सुनते हो कि हम 50,000 रुपये प्लस GST मांग रहे हैं गवर्नमेंट काउंसलिंग का, वो उन बच्चों के लिए होता है। ठीक है, कोई सेम आता है 2-3 हज़ार रैंक वाला और जिसको सिर्फ ये गाइडेंस चाहिए कि सर मेरा काम ठीक से हो जाए, दोनों फॉर्म कौन से कॉलेज की क्वालिटी अच्छी है, कौन सा ऊपर भरना है, कौन सा नीचे भरना है, और इतना दिमाग नहीं लगाना उस बच्चे के लिए, देन हैप्पीली वी डू द सेम वर्क फॉर लेट्स से 30,000 प्लस GST और मे बी लेसर। तो पॉइंट बस मेरा ये था कि गवर्नमेंट काउंसलिंग का असली जो रोल है वो वहाँ पर आता है जब राउंड 2 ख़त्म हो जाते हैं, जब आप उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो जो मार्जिन पे है। वेरी फ्रैंकली थोड़ा और पीछे वाला मार्जिन, जिसमें होता है कि ऑल इंडिया कोटा में कहीं भी सरकारी चलेगी, लेकिन अगर वो नहीं मिली ना तो सर फिर हम एक अच्छे प्राइवेट में भी जाने को तैयार है, अच्छे, लेकिन फिर हम कैसे फॉर्म भरें, इस समय क्या स्ट्रैटेजी करें ताकि हम अपना सरकारी को लास्ट तक चेक कर सकें और फिर भी हमें बेस्ट प्राइवेट हमारे हाथ में रहे। सिमिलरली उसके लिए भी हमारी फीस होती है, क्योंकि अब ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है और वही लगा पाता है काउंसलर जिसके पास होता है। मोस्टली एजेंट होते हैं जो सिर्फ आपको पता है प्राइवेट कॉलेज में डील करते हैं, या सरकारी में भी बस आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे। बट जैसा मैंने बोला, जब ये मेरे सामने बैठे थे तो मैंने कहा सर फीस इस बात की है कि अगर मैंने आपको राउंड 2 के बाद कह दिया ना, हरियाणा के रिज़ल्ट के बाद, कि आपको हरियाणा में सीट मिलने के चांस नहीं है, तो ऑल इंडिया कोटा में अब निकल लो जहाँ सीट मिल रही है। और फिर अगर आपको ये पता चलेगा हमें कि किसी तरीके से स्ट्रे में आपके रैंक से नीचे वाले को आपकी हरियाणा स्टेट में सीट मिल गई और आप चूँकि बाहर चले गए, आपको नहीं मिली, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिफंड योर एंटायर फ़ी एंड ऑल्सो विल से सॉरी। और आपको सीट तो मिली गई है सरकारी, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम बस ये होती है जो लोग फॉल्स कमिटमेंट कर देते हैं। अब यही बंदा अगर चौथे राउंड तक वेट करता रहा हरियाणा के लिए, 5वें तक, और खाली रह गया, हर जगह सीट खाली हो गई, बच्चे का साल गया, कभी कभार करियर गया, क्योंकि इस बार तो 27,000 रैंक आई हुई है। देखिए नीट का पेपर एक दिन का खेल है ना, पता चले अगली बार वो रैंक थोड़ी सी गिर के 33,000 हो गई तो फिर सीट ही नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। और जो बेचारे जो एजेंट फॉल्स कमिटमेंट करते हैं उनसे मेरी अपील है, आप सबके पास कट ऑफ्स होती हैं, आपको पता होता है कि 27,000 ऑल इंडिया रैंक पे या EWS की रैंक जो भी है उस पर हरियाणा की चांस सीट मिलने का चांस अभी खाली 2% है, 1% है, जब तक वो मेरिट वाला चीज़ सामने ना जाए। और फिलहाल आप हाँ 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 ऐसे करके बंदे को तसल्ली करके घर भेज देते हो, बल्कि उससे 1-2 लाख ले लेते हो। ठीक है, वापस कर दोगे, अगर सीट नहीं मिलेगी वो आपसे निकलवा लेगा, हरियाणा वाले निकलवा लेते हैं। लेकिन बच्चे का तो साल गया, और शायद साल से ज़्यादा ज़िंदगी भर के लिए सरकारी MBBS गई, और अगली साल नहीं आई अच्छी रैंक, प्राइवेट में पेरेंट्स भेजना नहीं चाहता, तो बच्चे का तो आपने MBBS ही बर्बाद कर दिया ना। अभी तो फिर भी कहीं छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु या MP के इंटीरियर में जाके सीट ले लेती। सो प्लीज़ बी केयरफुल। और आपको ये भी शायद क्लियर हुआ हम गवर्नमेंट काउंसलिंग जब बात करते हैं तो क्यों कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली चॉइस फिलिंग, स्पेशली ये जो ब्रैकेट है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं स्टेट मेरिट्स आने के बाद, जो कि ऑफिशियली कहीं नहीं छपती। वो जैसे जैसे काउंसलिंग होती है तो हमको पता चलता है अलॉटमेंट वाली एक्चुअली एक्सेल PDF को देख के। आई होप कि इट हेल्प्स यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुँचे, स्पेशली जो इस ब्रैकेट में है ऑल इंडिया रैंक में, एंड स्पेशली फिर नीचे वाले भी जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उन्हीं के लिए सेम लॉजिक है, बट
50,000 रैंक नीचे हो जाएगी। फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।